आज हम देखेंगे कि अफ्रीका से जो इंडिया में चीता लाए गए थे उनके स्टेटस के बारे में, उनकी पॉपुलेशन कैसे डिक्लाइन हो रही है, उनको यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। सेकंड हम देखेंगे सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप के बारे में, आर्टिकल 355 और 356 के बारे में, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, ये सब हम आज देखेंगे। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी के डेली इनिशिएटिव यूपीएससी समाचार में। जैसे कि आपको पता है हम डेली प्रीलिम्स की कुछ न्यूज देखते हैं, उसके बाद हम एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं। ऐसे ही आज हम 5 प्रीलिम्स के फैक्ट्स देखेंगे जिसपे क्वेश्चन बनते हैं, और फिर कुछ एडिटोरियल जो मेंस के आंसर राइटिंग में आपको हेल्प करेंगे वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आज स्टार्ट करते हैं 17 सितंबर के यूपीएससी समाचार को। जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ, पिछले 3 सालों में हमारी एकेडमी ने 108 सिलेक्शन दिए हैं। 2024 में 51 सिलेक्शन हुए थे, ठीक है। हमारी एकेडमी से 2023 में 24 सिलेक्शन थे, जिसमें आपके अनिल कुमार जी फर्स्ट रैंक जिन्होंने यहाँ पे ली थी वो ऑफलाइन स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है। और जो बच्चे एचसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हमारी एकेडमी ने न्यू बैच लॉन्च कर दिए। जैसे आपका अभिमन्यु बैच अभी फिलहाल में चल रहा है, ठीक है। जैसे आपके प्रीलिम्स की, मेंस की और इंटरव्यू, यानी पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे इसमें, ठीक है। ये आपके दोनों मोड में है, आपके इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है, और आप ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी दोनों तरीके से इसको ले सकते हैं। एकेडमी का ऐप है डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी करके, उसको आप इंस्टॉल करके भी वहां से भी चेक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। ये नंबर है अवेलेबल करवाए गए हैं, आप यहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं इस बैच के रिगार्डिंग में, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं 17 सितंबर के न्यूज़पेपर को। देखो हमारे इंडेक्स में सबसे पहले क्या है, रेन्यूएबल एनर्जी। रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर विल पावर इंडियाज ग्रोथ। कैसे रेन्यूएबल एनर्जी हमारी इंडिया को पावर दे रहा है, ठीक है, कैसे उसकी ग्रोथ कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है, ये एक जैसे आपकी क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होता है, जैसे क्यूबिट्स होते हैं ना, जो आपकी मशीन लर्निंग होती है, जो आपकी मशीन जिस लैंग्वेज को समझ पा रही है वो एक लैंग्वेज होती है, उसके बारे में देखेंगे हम। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, कैन मेक अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इवन बेटर, ठीक है, कैसे उसको बेटर बनाया जा सकता, मतलब बनाया जा सकता है। थर्ड देखेंगे हम पेज 10 में, इंडियन पॉलिटी से रिगार्डिंग पॉलिटी से डील करती है। इसमें देखेंगे हाउ डू इमरजेंसी प्रोविजन इम्पैक्ट सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप। कैसे आपके इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो इम्पैक्ट करते हैं सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। इसके बाद पेज 11 में इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन चीता, यानी जो अफ्रीकन चीताज हैं उनका अभी करंट स्टेटस क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी के बारे में। और लास्ट में जो हमारा एडिटोरियल होता है उसमें वीमेन लेड डेवलपमेंट इन राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा में कैसे वीमेन की एम्पावरमेंट की बात चल रही है। तो ये सारा हमारा आज का इंडेक्स है, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहली न्यूज होती है हमारे पेज 4 पे ही, ये जीएस3 से रिलेटेड है, इंडियन इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर से। देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या बोला है, इनोग्रेट द 4th ग्लोबल रेन्यूएबल एनर्जी इन इन्वेस्टर मीट, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि जो 4th ग्लोबल रेन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट हमारी इंडिया हेल्ड करेगी, ठीक है। कहाँ करेगी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है वन लाइनर एग्जाम के लिए। ये गुजरात में आपकी होगी। इसमें क्या होगा, आपका रेन्यूएबल एनर्जी एंड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, कैसे रेन्यूएबल एनर्जी को हम इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे उसका ग्रोथ सेक्टर में एक रैपिडली इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना, मतलब उससे कितना जल्दी हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या है, इस मीटिंग में हम क्या क्या बात करेंगे, गवर्नमेंट की क्या क्या इनिशिएटिव है, इंक्लूडिंग न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज। जो न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज को डेवलप करने की बात हो रही है ना, हाई स्पीड रेल्स की बात हो रही है, उसके बाद है ना रिसर्च फंडिंग की, आपके रेन्यूएबल एनर्जी टारगेट की, इंडियाज लीडरशिप इन ग्रीन टेक्नोलॉजी, कैसे इंडिया की लीडरशिप है ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो ये जितने भी मैंने अभी बोले इन सब पे क्या आपकी इस ग्लोबल रेन्यूएबल समिट में बात होगी, है ना, जो इंडिया हेल्ड करेगा गुजरात के अंदर। अभी देखो इसके अंदर आर्टिकल के अंदर क्या दिया गया है कि स्टेप टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगी अपनी रेन्यूएबल एनर्जी को ग्रोथ की तरफ मूव करते हुए, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ। एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रेन्यूएबल एनर्जी का मतलब बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि रेन्यूएबल एनर्जी का क्या यूज करेंगे जिससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, कहाँ उसका प्रॉपर यूज होंगे, है ना। तो आपका कहाँ होगा, एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंशन करेंगे। क्या एक्सपेंशन करेंगे, 12 न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज बनाएंगे, 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। 8 जो हाई स्पीड रोड कॉरिडोर्स बनाएंगे, आपके न्यू इंडस्ट्रीज सिटीज बनाएंगे। रेलवे अपग्रेड करेंगे जिसमें 15 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन्स को हम लेके आएंगे, है ना।
रिसर्च फंडिंग यानी 1 ट्रिलियन फंड प्रमोट करेंगे किसके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। उसके अलावा क्या बोला, ई मोबिलिटी प्रमोशन। ई मोबिलिटी का मतलब होता है आपका यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, यानी कहीं भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका यूज करना ही इसमें बोला जाता है आपका। ठीक है, इसके अलावा हम बायो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देख सकते हैं बायो ई3, ये लास्ट 3 टाइम्स हमारे न्यूज में आ चुका है। बायो ई3 क्या है ना, तो आपका बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी, इन सबसे डील करता है आपका बायो ई3। ठीक है, इसके बारे में हम इसके बारे में दिया गया था। ये सारे इनिशिएटिव्स होंगे जहां पे इंडिया रेन्यूएबल एनर्जी को यूज करके हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ लेके आएगी। ठीक है, इसके अलावा हम ऑफशोर विंड एनर्जी देख सकते हैं। ऑफशोर विंड एनर्जी क्या होती है, जैसे आपकी जो लैंड से सी की तरफ ब्रीजेज आ रहे हैं उसको ऑफशोर बोलते हैं। तो उस ऑफशोर जो एनर्जी है उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी बहुत सारी क्या कर सकते हैं हम विंड्स प्रोजेक्ट जनरेट कर सकते हैं। रेन्यूएबल एनर्जी टारगेट क्या है हमारे, 15 गीगावाट ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 तक हमें क्या करनी है, अचीव करनी है। इसके अलावा क्या है, क्लाइमेट कमिटमेंट्स। क्लाइमेट कमिटमेंट्स में क्या है आपका कि पेरिस क्लाइमेट्स जो गोल थे हमें वो रिशेड्यूल करना है, उसको अच्छे से अचीव करना है। तो बेसिकली ये सारे क्या थे हमारे, ये सारे वो टारगेट्स थे जो इंडिया इनिशिएटिव्स थे सारे इंडिया के, जो किसके लिए, रेन्यूएबल एनर्जी को इकोनॉमिक ग्रोथ क्या कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगी है ना, रेल में, रोड में आपकी, और आपके और ज्यादा एनर्जी डेवलप करने में, इन सब में क्या करेगी इंडिया, इन सबको यूज करेगी। ठीक है, ई मोबिलिटी हो गया आपका। एक मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, सोलर एनर्जी पे था। नेक्स्ट हमारी न्यूज हो जाती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग क्या बोल रहे हैं, इसमें कि एडवांसमेंट in AI and NLP, particularly large language models, have revolutionized human computer interaction but face challenges। इसमें क्या बोल रहा है, बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग पे है। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है इसके बारे में बात है, एक्सक्यूज मी। इसमें बेसिकली किसके बारे में है, क्वांटम कंप्यूटिंग। तो पहले हम इस टर्म्स को देख लेते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग होती क्या है। Quantum computing is an area of computer science that use the principles of quantum theories at atomic and subatomic level। ठीक है, जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, देखो इनमें क्या होता है, देखो क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके ना एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लेवल तक की क्या होती है, स्टडी होती है। जैसे हम जैसे नॉर्मल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, जब हम अपने फोन में या कंप्यूटर पे टाइप करते तो हमारी सेम लैंग्वेज में नहीं अंडरस्टैंड कर पाता, तो किस में अंडरस्टैंड कर पाता है, उसकी क्वांटम कंप्यूटिंग की लैंग्वेज होती है। जैसे क्यूबिट्स होते हैं आपके, क्यूबिट्स की बाइनरी लैंग्वेज होती है, 0 और 1 की फॉर्म में होती है, तो वो एक प्रॉपर प्रोसेस होती है, प्रोग्रामिंग होती है, वो प्रोग्रामिंग ही वो अंडरस्टैंड कर पाता है। इधर से तो आपने सपोज दैट लिख दिया कि गुड, ठीक है, GWD आपके लिए वो अच्छा है, लेकिन वो गुड जो प्रोसेस आपने लिखा है उसमें वो बाइनरी में अपनी प्रोसेस करके वहां तक पहुंच जाएगा। तो ये क्या है, एक लैंग्वेज कम्युनिकेशन है, किसके बीच में, एक मशीन के बीच में और एक ह्यूमन के बीच में। तो इस जो लैंग्वेज प्रोसेस है उसके ऊपर ये आर्टिकल है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि हाई एनर्जी कंजम्पशन एंड, इससे क्या मतलब चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग होती है ना उससे क्या हो रही है, आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी कंजप्शन हो रहा है। ठीक है, ये इसके चैलेंजेस है। ठीक है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग स्पेशली QNLP एंड क्यूजन ऑफर्स promising solution for more efficient, accurate and सस्टेनेबल AI यूज। अभी क्या बोल रहा है कि जो हमारी क्वांटम कंप्यूटिंग है उसको कैसे हम मोर एफिशिएंट, ज्यादा एफिशिएंट बनाएं। ठीक है, जो हमारी वो लैंग्वेज है ना, एक कंप्यूटर सुन रहा है, उसके अलावा एक ह्यूमन तक जा रही है, तो उसको कैसे हम मोर एफिशिएंट बनाएं। दूसरा क्या बोल रहा है कि एक्यूरेट करें उसको, सस्टेनेबल AI का यूज लेके आए। ठीक है, जैसे आपका AI और ये आपका नेचुरल लर्निंग प्रोग्राम है। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सॉरी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या होता है कि कैसे आपकी लैंग्वेज एक मशीन अंडरस्टैंड कर पा रही है उसकी बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये क्या आपकी नेचुरल लर्निंग प्रोसेस है जो AI के अंदर होती है। इसमें क्या बोल रहा है कि कंबाइंस कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग मॉडल्स टू प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेज। यानी मैंने जो आपको बताया ना कि कैसे एक ह्यूमन से मशीन लर्निंग समझ पा रहा है और फिर वो उसको प्रोसेस करके ह्यूमन को समझा रहा है, तो उस प्रोसेस को कैसे एफिशिएंट कर सकते हैं, कैसे उसको बहुत एक्यूरेट बना सकते हैं। ठीक है, तो इस पे आर्टिकल है। अभी देखो इसमें क्या बोला,
ट्रांसफॉर्मेशन इन एआई एनएलपी नेचुरल लर्निंग प्रोसेस। इसमें क्या बोल रहा है, जो एआई है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हैज बीन रिमार्केबल एडवांसमेंट्स। कैसे आपका रिमार्केबल एडवांसमेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे आपका ओपन एआई हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, है ना। इसमें क्या होता है, जैसे नेचुरल लर्निंग प्रोसेस होगी, आपने अपनी लैंग्वेज, जैसे गूगल है, आप उसमें सर्च करके कुछ भेजोगे तो वो आपके पास आएगी, है ना। जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो ये क्या है, ये आपके आपके नेचुरल लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कैसे और अच्छा बनाया जाए, इस पे ये आर्टिकल है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो आपका लार्ज मॉड्यूल्स है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स है, उसमें क्या क्या आते हैं आपके, जैसे ओपन एआई हो गया, आपके गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, ये लार्ज प्लेटफॉर्म है जो आपके इस प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है। देखो, ये आपका व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसे ये कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस किस चीज में, बाइनरी होगी, है ना, इसकी लैंग्वेज सपोज 0 1 की होगी, क्यूबिट फॉर्म में होगी, उसमें ये अंडरस्टैंड करता है। ह्यूमन की लिंग्विस्टिक कैसे हो सकती है, जैसे हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो सकती है हमारी लैंग्वेज, उसको कैसे कंबाइन कर रहे हैं, उसके बीच की जो प्रोसेस होता है ना, उसको बोल रहे हैं नेचुरल लर्निंग प्रोसेस। एक की टर्म है, इसको आप साइंस एंड टेक में यूज कर सकते हो। इस मशीन लर्निंग को कैसे एफिशिएंट बनाया जाए, कैसे बना सकते हैं हम, कि इसके बीच में जो एरर्स आ रहे हैं, उन एरर्स को हम कम कर सकते हैं ना। जो एक्यूरेट चीजें नहीं हो रही हैं, या एक लैंग्वेज में मतलब एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, तो उनको तरीके से कम्युनिकेट करना, इससे हम ठीक कर सकते हैं ना। अब देखो ये वर्क कैसे करता है, जैसे आपने कुछ फोन में बोला, जैसे आप गूगल को कुछ बोलते हो कि हेलो गूगल, फिर वो उसको क्या करेगा, उसको अच्छे से कैप्चर करता है आपने क्या बोला है, ठीक है। फिर उसको ना टेक्स्ट में ऑडिट करेगा, वो अपनी लैंग्वेज में ऑडिट करके वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा उस डेटा को, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा, डेटा टू ऑडिट कन्वर्सेशन अकर, जो आपने बोला है उसका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, फिर उसको वो फीड करेगा और फिर वो आप तक भेजेगा। ये क्या है, मशीन लर्निंग है आपकी, ठीक है। अब मशीन लर्निंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस मशीन लर्निंग में आपकी हाई एनर्जी कंजप्शन हो रहा है, यानी बहुत ज्यादा एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है। इसमें बोला गया है कि आपका जो GPT-3 कंज्यूम्ड 1287 मिलियन वोट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इतनी इलेक्ट्रिसिटी आपकी यूज कर रहा है, ये थोड़े से उसके लिए, है ना। लाइक 120 साल तक एक घर की जो बिजली का खर्चा है ना, वो कुछ ही टाइम में ये यूज कर दे रहा है। तो इसमें क्या है, आपकी हाई कंजम्पशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, प्री ट्रेन्ड नेचर एंड हेल्यूनेशंस, यानी क्या बोल रहा है कि प्री ट्रेन्ड नेचर और हेल्यूनेशन में बोल रहा है लिमिटेड ऑफ देयर प्री ट्रेनिंग। जैसे एक वर्ड का बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बट उनमें तो हमने कुछ लिमिटेड ही फीड कर रखे, तो मैनिपुलेट कर देता है उसको, हेल्यूनेशन करता है, यानी किसी चीज को कुछ समझता है। आप कई बार देखते हैं कि आप फोन चलाते हैं, उसमें एरर्स आते हैं, आप कुछ लिखते हैं बट वो कुछ और समझता है ना। जैसे हिंदी में कुछ आप बहुत अटपटे वर्ड लिखोगे तो वो प्रॉपर नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा। ये क्या है, उसको प्री ट्रेन नहीं किया गया है उसके प्रॉपर उसमें लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्या है आपका सिनेटिक इश्यू। सिनेटिक इश्यू का मतलब क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू रूल्स, ठीक है, जो उसके रूल्स प्रोसेस है वो बहुत आपके प्रॉपर रूल्स में चलता है, ठीक है। कोई मशीन होगी वो क्या करेगी, आपने जो रूल्स उसमें फीड किए वो प्रॉपर उसको फॉलो करेगा। सम टाइम हमें क्या चाहिए होती, क्विक प्रोसेस चाहिए होती, वो नहीं हो पाती है ना। उसके अलावा क्या बोल रहा है इसमें, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग को हम क्या कर सकते हैं, सुपर पोजिशन में यूज कर सकते हैं। सुपर पोजिशन क्या होती है, आपने जीरो और एक, ये क्या है आपकी बाइनरी लैंग्वेज की यूनिट्स हैं, 0 और 1। आप जब इनको एक ही पोजिशन पे यूज करते थे, इसको सुपर पोजिशन बोला जाता है। मतलब दैट इज नॉट पॉसिबल, लाइक आप एक जगह पे वहां पे हो, एक जगह पे यहाँ पे, इसको बोला सुपर पोजिशन। तो वो थोड़ा इम्पॉसिबल, बट आप उसमें अब काम करने लगे हैं, तो आप सुपर पोजिशन को यूज कर सकते हो, उससे आपकी एनर्जी कम यूज होगी, ठीक है। रिड्यूस एनर्जी करेगा। क्वांटम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसमें क्या कर सकते हो आप, कि जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको आप कम कर सकते हो। आप जो प्री लर्निंग है ना जो कंप्यूटर की, उसमें प्रॉपर अपनी लैंग्वेज फीड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा क्या बोल रहा है, इंप्रूव लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, आप लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करो। मैपिंग, ग्रामर रूल्स है उनको प्रॉपर मैपिंग करो, ठीक है। उसके बाद क्या है, टाइम क्वांटम जनरेटिव मॉड्यूल्स लेके आओ, क्यूजेन का यूज करो, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ क्यूजेन का क्या हो गया, कि आपके ना दोनों उसमें स्टेबल और फ्लक्चुएट, यानी अगर स्टेबल है तो भी उसका प्रॉपर यूज करो, और फ्लक्चुएशन है तो भी उसमें एरर कम आए, ठीक है। रिसेंट रिसर्च में क्या है आपका, क्यूजेन एआई मॉडल आउट परफॉर्म क्लासिकल मेथड्स इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। कंक्लूजन क्या है आपका, कि आप जो पर्टिकुलर क्वांटम कंप्यूटिंग, पर्टिकुलरली क्यू एनएलपी एंड क्यूजेन होल्ड सिग्निफिकेंट पोटेंशियल टू ओवरकम करंट एलएम चैलेंजेस। इसमें क्या बोल रहा है इस आर्टिकल में, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको बहुत लेमैन लैंग्वेज में बताती हूँ, कि हम अपनी लैंग्वेज आप तक मतलब कंप्यूटर में पहुंचा रहे हैं, टाइप करके पहुंचा रहे हैं, तो वो जो टाइप करके उन तक पहुंचाई हमने हमारी लैंग्वेज,
उसको क्या बोल रहे हैं, मशीन लर्निंग, फिर वो रिस्पॉन्स देता है। इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, एनर्जी ज्यादा यूज कर रहा है, उसको अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, जो समझ रहा है उसमें जो रिजल्ट ला रहा है वो दूसरे लेके आ रहा है, ठीक है। तो इनसे सॉल्यूशन क्या करें कि हम अच्छे और मेथड को यूज करें, उसको प्री ट्रेंड करें भाई इस लैंग्वेज के ये मतलब भी हो सकते हैं, जो हमारे ग्रामेटिकल एरर्स हैं उनको कम करें, ठीक है। तो ये सारे हम सॉल्यूशन दे सकते हैं उसमें, इसमें था ये आर्टिकल। अब देखो इंडियन पॉलिटी में हमारा है कि मणिपुर के रिगार्डिंग में स्टेट और सेंटर रिलेशनशिप, आर्टिकल 355 और 356 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 355 और 356, ठीक है। इमरजेंसी के लिए कौन सा आर्टिकल डील करता है, आप प्लीज कमेंट करके बताएं। इमरजेंसी जबकि नेशनल इमरजेंसी जिसे हम बोल देते हैं, उसके लिए कौन सा आर्टिकल उससे डील करता है। देखो फेडरल स्ट्रक्चर है ऑफ इंडिया, इसमें क्या बोलता है, डिस्टिंक्ट गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल, है ना। सेंटर और स्टेट लेवल पे क्या है आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। इसमें 7th शेड्यूल के अंदर बताया गया है कि कैसे पावर डिवाइड हो रखी है आपकी यूनियन और स्टेट के बीच में। इमरजेंसी प्रोविजन में आपको याद होना चाहिए, हरियाणा में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन सा पार्ट डील करता है, तो पार्ट 18 डील करता है आपका किससे, इमरजेंसी प्रोविजन से। इसमें क्या बात कर रहा है, ये आपकी सेंटर ड्यूटी टुवर्ड्स स्टेट। आर्टिकल 355 और 356 किस पे फोकस करते हैं कि सेंटर की क्या ड्यूटी बनती है स्टेट के लिए, ठीक है। सेंटर की क्या ड्यूटी बनती है, अगर स्टेट में कोई भी इनबैलेंस सिचुएशन है या प्रॉपर आपका फंक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। प्रेसिडेंट रूल कौन लगाएगा, सेंटर लगाएगा। तो सेंटर की ड्यूटीज बनती है स्टेट को प्रोटेक्ट करना इंटरनल डिस्टर्बेंस और आउटर डिस्टर्बेंस से, ठीक है। तो इसमें आपके आर्टिकल 355 बताता है मैंडेट्स द सेंटर टू प्रोटेक्ट स्टेट फॉर एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। आर्टिकल 356 क्या बोलता है, इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, या आप सारा आप लक्ष्मीकांत में इसको कवर करोगे जो बेसिक है उसमें। यहाँ पे आर्टिकल 355 के रिगार्डिंग अंबेडकर जी ने क्या बोला है कि आर्टिकल 355 है वो सेंटर इंटरवेंशन अंडर आर्टिकल 356 ओनली, कब, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन प्रिवेंटिंग आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर्स। यानी आर्टिकल 356 क्या बोलता है, प्रेसिडेंट रूल, आपने देखा होगा हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इसका मिसयूज हुआ है, यानी 256 टाइम तक यूज किया गया है इसको, है ना। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाएगा, अंबेडकर ने बोला था ये एक अच्छी प्रोटेक्शन का वे है, लाइक स्टेट को प्रोटेक्ट करने का, बट ये किससे किससे भी बचाता है, आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द सेंटर। यानी आप स्टेट को प्रोटेक्ट तो करो बट इसका मिसयूज मत करो, ठीक है। आर्टिकल 356 ऑफ्टन मिसयूज टू डिसमिस, यही बात बोल रहा है कि ये आपका केस आप मेंशन कर सकते हो किसमें, प्री में भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। तो बोमई केस में क्या बोलता है कि आपके जुडिशियल रिव्यू है, इसको अगर मनमाने से ऐसा नहीं होगा कि सेंटर का जब मन करे किसी स्टेट पे रूल लगा दी, उसके रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए, ठीक है। अब कमीशन, सरकारी कमीशन हो गया आपका, नेशनल कमीशन हो गया, और आपका पंची कमीशन हो गया, इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि आर्टिकल 356 है ना लास्ट रिजोर्ट होना चाहिए, यानी ये नहीं है कि आपका जब मन कर रहा है आप लगा रहे हो, लास्ट रिजोर्ट मतलब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता तब आप उसको यूज कर रहे हो, ये रिकमेंडेशन है। इसको बिल्कुल कंक्लूजन में आप मेंस में डाल सकते हो। फिर आपके मणिपुर क्राइसिस में क्या चल रहा है उसके ऊपर है ये, है ना। तो आपको 355 और 356 का अच्छे से पता होना चाहिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी से कौन सा आर्टिकल डील करता है, ये आप कमेंट करके बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आ गया हमारा इन्वायरमेंट। देखो द चीता एक्शन प्लान, ठीक है। इसमें क्या है, कैप में आपके कैप में चीता एक्शन प्लान में अफ्रीका से हम चीता हमने इंडिया में लेके आए थे, लेकिन अब आप देख रहे होगे कि बहुत ज्यादा चीता मर रहे हैं, ठीक है। इंडिया का क्या टारगेट है कि 50% एटलीस्ट वो सर्वाइव कर जाए। अगर वो 50% सर्वाइव कर जाएंगे तो हम यहाँ पे उसको स्टेब्लिश कर पाएंगे, यानी उनको री इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। ये इंडिया का टारगेट। क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, चैलेंजेस क्या क्या है हमारे, एक्सटेंड कैपेटिविटी, कैप्टिविटी में क्या बोल रहा है, एक्सटेंड कैप्टिविटी में मतलब चैलेंजेस क्या है, उनका जो एरिया होता है ना, जितना उनको बड़ा एरिया चाहिए हम उनको उतना प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जो चीता है उसको एक अच्छा लार्ज इकोसिस्टम चाहिए जितना इंडिया नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। दूसरा हाई चीता मोर्टेलिटी, यानी मोर्टेलिटी मरने की दर उनकी ज्यादा है। उसके बाद बिग कंसर्न, हैबिटेट कंसर्न है उनका, ठीक है। राइजिंग डाउट अबाउट द प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म, ये भी एक डाउट है कि वो लंबा चल पाएगा कि प्रोजेक्ट नहीं चल पाएगा। प्रीज की प्रॉब्लम है, जो ये जिन प्रीडेटर्स पे ये फीड करते हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है ना। तो ये सारे चैलेंजेस हैं आपके चीता से रिलेटेड जो हम अभी रिहेबिलिट करने की बात कर रहे हैं जिनको। चीता एक्शन प्लान में क्या बोल रहा है कि इनिशिएटिव टू इंट्रोड्यूस अफ्रीकन चीतास थे, इट्स इकोसिस्टम कंजर्व द स्पीसीज एंड रिस्टोर स्वाना हैबिटेट्स, यानी वहां से लाके हमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं इसको वापस आपका इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस पे स्टेटमेंट है ये। कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, किस किस के पार्टिसिपेशन से हो रहा है, तो आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट
एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है आपका, मध्य प्रदेश में हुआ है, कूनो नेशनल पार्क में हुआ है, फ्लैगशिप स्पीसीज है। कौन सी स्पीसीज को हम फ्लैगशिप स्पीसीज बोलते हैं, ये आप कमेंट करके बताओ। देखो, जिसको हम टूरिज्म से अट्रैक्ट करते हैं ना, टूरिस्ट प्लेस, जैसे ऐसे बोलते हैं कि जो स्नो लेपर्ड है वो फ्लैगशिप स्पीसीज है, कहाँ की, लद्दाख की, वहां से टूरिज्म उस स्पीसीज की वजह से है ना, तो एक फ्लैगशिप स्पीसीज है। चैलेंजेस क्या है, एक्सटेंडेड कैप्टिविटी, इसका मतलब है कि जो आपकी एरिया है वो बहुत कम है, इतना प्रॉपर एरिया नहीं है, मतलब एक काइंड ऑफ जेल की तरह हो जाता है उनके लिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अलग अलग है, जैसे नामीबिया पॉलिसी कैप्टिविटी के अलग है, हमारी अलग है ना। उसके बाद क्या है, चीतास डेथ हो रही है, मोर्टेलिटी इशू है, लोकेशन का इशू है, कूनो नेशनल पार्क में हमने इनको इंट्रोड्यूस कर, हैबिटेट कंसर्न है हमारे लिए, है ना। शॉर्ट टर्म गोल्स है और लॉन्ग टर्म्स गोल है, मतलब शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए तो हम क्या पता इसको इंट्रोड्यूस कर पाए, बट लॉन्ग टर्म्स गोल हम अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये टारगेट हो जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट न्यूज हो जाती है हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखो, एक होती है आपकी एलओसी, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो किस साइड है, आप ये मुझे कमेंट करके बताओ। देखो, इसमें क्या है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रिसेंटली सेड अबाउट 75% ऑफ द डिसएंगेजमेंट प्रॉब्लम्स। क्या बोला है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कि 75% आपका डिसएंगेजमेंट प्रॉब्लम्स चल रहा है चाइना और उसके साइड आपके एलओसी पे, ठीक है। इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होती है कि एलएसी क्या है, डिमार्केशन दैट सेपरेट इंडियाज कंट्रोल टेरिटरी चाइनाज कंट्रोल टेरिटरी। जो इंडिया, जैसे ये आपका मैप है ना, तो यहाँ पे आपका चाइना है इस साइड के रीजन में, तो यहाँ पे जो लद्दाख का रीजन है ये आपका जो ऑक्यूपाइड अक्साई चीन जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा चाइना ने एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है, वहां पे अपनी एलओसी है, ठीक है। तो इस एरिया में आपकी एलओसी है। अब ये कितने किलोमीटर तक, 3488 किलोमीटर लॉन्ग है, चाइनीज कंसिडर ओनली 2000। इंडिया ने कंसिडर किया है इतना, बट चाइना कंसिडर करता है इसको ओनली 2000। अभी देखो, इसको डिवाइड कर रखा है हमने, जो चाइना के साथ हमारी बाउंड्रीज, हमने यहाँ से देखो, यहाँ से हमारी चाइना शुरू होता है और यहाँ तक है, तो ये पूरी बाउंड्रीज को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। पहला तो हमारा ईस्टर्न वाला हो गया, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, फिर मिडल पोर्शन हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और फिर इधर हो गया हमारा लद्दाख। तो हमारे इन स्टेटों के साथ क्या है, बाउंड्रीज को शेयर कर रखा है। तो ईस्टर्न सेक्टर में कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश में बता चुकी, मिडिल सेक्टर आपका ये हो गया और वेस्टर्न सेक्टर आपका लद्दाख हो गया, बीच में आपका तिब्बत वाला रीजन आता है। बस यही है इनका कि अभी पेट्रोलिंग चल रही है, उसमें आपकी बहुत साल से मतलब न्यूज में ही रहता है कि कभी हम उनकी 8 फिंगर्स हैं वहां पे चले गए, को कभी वो हमारी पे आ रहे हैं, मतलब इस पे डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, इस पे डिसंगेजमेंट चल रहा है, ठीक है। इसका एक नीचे मैप होगा, मैं वहां पे आपको थोड़ा सा मैकडोनल्ड लाइंस के बारे में बता दूंगी, सॉरी मैकमोहन लाइन है आपकी, ठीक है। अभी देखो, ये आपका एडिटोरियल है, एडिटोरियल में क्या है, वुमेन लेड डेवलपमेंट इन राज्यसभा। इसमें क्या बोला गया है, ये आपके 2 क्वेश्चन है, एक बार आप इनको देखो, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो, इनमें क्या बोल रहा है आपके, ये आपका आर्टिकल हो जाता है बेसिकली वीमेंस पे। तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ है, लीडरशिप द राज्यसभा हैज इंट्रोड्यूस प्रोग्रेसिव मेजर्स टू एम्पावर वीमेन इन पार्लियामेंट, सिंबलाइज्ड बाय द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द वाइस चेयरपर्सन पैनल्स विद वीमेन मेंबर, ठीक है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, देखो, वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, आपका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है राज्यसभा का, ये आपको पता होना चाहिए। इसका कौन सा आर्टिकल होता है ये आप कमेंट में करो। अभी जो आपके जगदीश धनखड़ जी हैं, उन्होंने क्या बोला है कि वीमेन एम्पावरमेंट के लिए सिंबलाइज करने के लिए क्या बोला है कि चेयर पैनल, जो वीमेन है उनको किस में लिया, आपको चेयर पैनल में लिया है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि बेसिकली कि व्हाट आर द वुमेन सेंट्रिक मेजर्स टेकन, क्या क्या हम वुमेन्स का, क्यों हमें वुमेन्स का रिक्वायरमेंट है उसमें पार्टिसिपेशन, ठीक है। पहला तो डिसीजन मेकिंग में होगा कि इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी होगी, स्टीरियोटाइप टूटेगा, ये पूरा आर्टिकल जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ वही है। आपका स्टीरियोटाइप जो ब्रेक डाउन होगा कि एज ए वीमेन आप वो नहीं कर सकती, रूल नहीं कर सकती हैं, या आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकती, आपके डिसीजन होंगे इमोशनल ग्राउंड पे होंगे, तो ऐसा नहीं होगा, एक स्टीरियोटाइप है वो टूटेगा, ठीक है। आपकी जेंडर इक्वालिटी आएगी, जेंडर एम्पावरमेंट आएगी, वीमेन का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होगा, अपलिफ्टमेंट ऑफ वीमेन्स होगा, जिसकी फायदे हैं। तो इसमें क्या बोले, वुमेन सेंट्रिक मेजर्स टेकन, ठीक है। विमेन इन इंक्लूसिव डेमोक्रेसी ए पाइवोटल ऑर्गन ऑफ इट्स डेमोक्रेसी कैन नॉट अफोर्ड टू बी लेफ्ट बिहाइंड। जो डेमोक्रेसी के लिए हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू प्ले करती है कौन, वीमेन, तो वीमेन को हम पीछे नहीं छोड़ सकते। तो इसमें क्या बोल रही है आपका कि इंक्लूसिव इंक्लूसिव डेमोक्रेसी मतलब पूरे डीप तक, यानी आपके वीमेन और मैन दोनों को ही लेके चलेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वाइस प्रेसिडेंट वुमेन लीड इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया है, ठीक है, प्रोसीडिंग ऑफ हाउस में, जहाँ पे रोल ऑफ वीमेन का जो पार्लियामेंट में उसको बताया गया है। जैसे द नारी शक्ति वंदनन आपका क्या है ये अधिनियम, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, विमेन रिजर्वेशन बिल 2023 आया था, जिसमें इंक्लूड ओनली वीमेंस, ठीक है। ये जो आपका पैनल होगा वाइस चेयर में, उसमें ओनली वीमेंस को इंक्लूड किया जाएगा। लोकल एंड ग्लोबल पोजीशन ऑफ वीमेंस को इंक्रीज करी जाएगा। ये जैसे कोटेशन होगी ना, आप ऐसे कोटेशन को यूज कर सकते हैं। सेंड ए पावरफुल मैसेज टू द वर्ल्ड एट लार्ज एंड इट्स वुड सिंबलाइज दैट दे हैव अ कमांडिंग पोजीशन ड्यूरिंग द एपोकल मोमेंट्स ऑफ द चेंज, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि कैसे एक वीमेन आपके ग्लोबल लीडर को नहीं बोल सकते, बट पर्टिकुलर क्या बोल सकते, कमांडिंग पोजीशन, कमांड के ऊपर। जैसे वीमेन को कैसे हम पार्लियामेंट में, जैसे अभी एक एक्ट आया था आपका जिसमें रिजर्वेशन ऑफ वीमेन्स इन लोकसभा की बात हुई थी, वो कौन से अमेंडमेंट से आया ये भी आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो कैसे एक वीमेन को हम पावरफुल कमांडिंग पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। विमेन नॉमिनेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, अंडर इंडियन प्रेसिडेंस G20 प्रेसिडेंसीज में भी इंडिया में विमेन के एम्पावरमेंट की बात की थी, क्या विमेन एम्पावरमेंट G20 समिट में हुई थी, है ना। जेंडर इक्वेलिटी आएगी। जेंडर इक्वेलिटी कैसे आएगी, आपका जो सस्टेनेबल गोल्स होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 5 जो पॉइंट है, 5th जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वो इसको वो करता है। जैसे उसमें क्या बात करती है, जेंडर इक्वेलिटी की बात हो रखी है ना। उसके बाद इनिशिएटिव इन द सेक्रेटेरिएट में क्या क्या इनिशिएटिव हुए हैं, ब्रेक डाउन द स्टीरियोटाइप, मैंने अभी बताया आपका कि स्टीरियोटाइप टूटेगा ना, वीमेन ओरिएंटेड ड्यूटीज बनाए जाएंगे, वीमेन ऑफिसर्स बनाए जाएंगे जो उनको देखेंगे, है ना। एम्पावर द वीमेन स्टाफ को लेके आओ, वीमेन एड, ये वर्ड्स आप सोसाइटी में यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, वीमेन ऑफर डिप्यूट ऑन चैम्बर ड्यूटीज में लाओ, वीमेन्स ऑफिसर्स को लेके आओ, है ना। ये एक ऐप है आपका वाहन वाहन ऐप, क्या करेगा, जो प्रॉब्लम्स है वीमेंस के रिगार्डिंग में या वीमेंस को जो प्रॉब्लम हो रही है उसको डील करेगा आपका, है ना। इस ऐप का प्री में पूछ सकते हैं किस चीज से रिलेटेड है। विमेन लेड ग्रोथ करो, प्रोग्रेसिव इन राज्यसभा, राइज इन लीडरशिप रोल ऑफ वीमेन, मतलब लीडरशिप रोल वीमेन का इंक्रीज होगा। प्लेसिंग ट्रस्ट इन वीमेन कैपेसिटी, हाई स्किल्ड बेस्ड ऑक्यूपेशन एंड सीनियर पोजीशन, ये सारे क्या है, ये सारे इनिशिएटिव्स हैं कैसे वीमेंस को आप एम्पावर कर रहे हो कि डिसीजन मेकिंग में वो आएंगी, ठीक है। आपके हाई स्किल्ड बेस्ड वर्क में वो आएंगी, आपकी जो सीनियर पोजीशन पे है वहां पे ऑक्यूपाई करेंगे, तो उनसे क्या होगा, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन को शो कर रहा है ये। जो आपकी नारी शक्ति अधिनियम है उसमें 2023 में 33% रिजर्वेशन ऑफ वीमेंस किसमें होना चाहिए, आपके लेजिस्लेचर में होना चाहिए। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन वीमेन रिप्रेजेंटेशन, जो आपके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होंगे किस पे, वीमेन रिप्रेजेंटेशन पे। इसके बाद वुमेन एज द की पार्टिसिपेंट इन डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। ये आपकी वे फॉरवर्ड है कि कैसे आप इसको वे फॉरवर्ड, मतलब आप प्रॉपर उनकी पोजीशन हायर करो, ठीक है। उसके अलावा क्या बोल रहा है, एनफोर्स करो, जो पॉलिसी बना रहे हो उसको प्रॉपर प्रमोट करो, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन, उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करो, एजुकेशन प्रोवाइड करो, ठीक है। जो आपका पति सिस्टम है, पति सरपंच वाला, उसको खत्म करो, उनको रियल मायने में पावर प्रोवाइड करो। बहुत सारे कंक्लूजन में आप पॉइंट लिख सकते हो। तो आज के एडिटोरियल आपका यहीं पे खत्म होता है। ये आपके कुछ क्वेश्चन है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये आपका मैंने जो बताया, देखो यहाँ पे आपका क्या है, ये एलओसी है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है। इसमें आपका जो यहाँ पे एक्साई चीन वाला रीजन होगा, ये आप मैप देख सकते हैं एक बारी। ये मैकमोहन लाइन हो गया आपके ताइवान से इधर वाले रीजन में। आज के एडिटोरियल में बस इतना ही था। थैंक यू एवरीवन। हम कल मिलते हैं 18 सितंबर के एडिटोरियल के साथ। थैंक यू।